हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 14,000 से ज़्यादा की एक कंप्लीट सीरीज़ है, जिसमें जो आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सब ये इंजॉय करेंगे और ध्यान से पढ़ना, और हो सके तो रिपीट भी पढ़ सकते हो। विद रेफरेंस टू नेमिंग ऑफ इंडिया, भारतवर्ष हैज़ बीन मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इंडिया की नेमिंग है उसके बारे में जो भारतवर्ष है वो इनमें से किस बुक के अंदर लिखा हुआ है? तो जो सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वो हुआ है अष्टाध्यायी में। भारतवर्ष ये टर्म आ जाती है। भारतवर्ष सबसे पहले कौन सी बुक में मेंशन किया गया है? ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? ये पाणिनि की किताब है, पाणिनि। तो पाणिनि की जो किताब है ये 8 चैप्टर्स की एक व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है, ये संस्कृत ग्रामर। इंडिया इज नेम्ड एज आर्यवर्त ड्यू टू इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्यवर्त इंडिया को कौन से इनहेबिटेंट यानी कि कौन लोग यहाँ रहते थे जिनकी वजह से इंडिया को आर्यवर्त कहा जाने लगा? तो ये कहते थे आर्यंस की वजह से। आर्यंस को बोलते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से। द नेमिंग ऑफ इंडिया हैज़ बीन डन आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ द मेजर जना, जो जना होते थे भारत ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। मतलब कि जो इंडिया की जो नेमिंग है वो भारत जो है रखी गई है वो किसके? जो भारत कलान था, यानी कि भारत जो जन था, एक पूरा ग्रुप था, उसके बेसिस पे ऋग्वेदिक पीरियड का। इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ जम्बू द्वीप, या फिर इंडिया जो है, इंडिया को जम्बू द्वीप का पार्ट भी बोलते हैं कि पूरा जो द्वीप है उसमें इंडिया उस जम्बू द्वीप का पार्ट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि आजकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का भी ट्रेंड है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो कई बार हम जल्दबाजी में ऊपर से पढ़ के और करेक्ट को ही छांटने लग जाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी? इन दोनों में से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो भारत कलान था या भारत जना था ऋग्वेदिक पीरियड का, उस पीरियड में उसके बेसिस पे हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा, और भारत जो है वो जम्बू द्वीप का भी पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इंडिया, ये MPPSC में आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये अभी भी मैंने देखा था, एक एग्जाम में आया हुआ था। एपिग्राफी किसे कहते हैं? एपिग्राफी, इनमें से एपिग्राफी किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? जैसे जो हमें लिखी हुई मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, किसी सील पे कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, किसी चीज़ पे, किसी दीवार पे, किसी पोल पे कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, यानी कि एंशियंट जो हमें लिपि मिलती है और जिनमें लिखा होता है कुछ उस टाइम का जो राज होता है, यानी कि उस टाइम के वहाँ की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके बारे में हमें जो भी कुछ पता चलता है उन्हें इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। एपिग्राफी या फिर ग्राफिकल मैप की के लिए होता है, डिटेक्शन ऑफ एपिक्स होता है। तो हम डायरेक्ट गलत आंसर की बजाय हम सीधा ही बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है एपिग्राफी किसे बोलते हैं? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर। जो इंस्क्रिप्शन होती है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक्चुअली इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि सब के सब। दे आर फ्री फ्रॉम द इंटरपोलेशन फाउंड इन एवरी प्लेस। जो ये सब जगह पे मिल जाती हैं। अर्ली टू स्टडी देम, मतलब उनको पढ़ना जल्दी पढ़ी भी जा सकती है, पता चल जाता है। अगर हमें उसकी भाषा समझ में आ जाए तो हमें वो नॉलेज भी बहुत बताती हैं, और उन्हें मतलब गलत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम का अगर कार्बन डेटिंग से देखें, अब जो चंद्रगुप्त सेकंड था उनकी इंस्क्रिप्शन है, ये जो पोल है आयरन पोल के ऊपर उसकी है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो सारनाथ में मिली है। तो उनको मतलब गलत करना, उनको छेड़छाड़ करना भी बहुत
आसान नहीं है, तो ईजिली मिल जाती हैं और हमें आइडिया देती हैं हिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस। कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस इनमें से कौन सी हो सकती हैं, मतलब ये जो हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ऐहोल है, ग्वालियर है, और इंडस वैली जो सील है वो उनके ऊपर जो लिखा हुआ है, तो इनमें से जो कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस है वो कौन सी थी, वो थी सील ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली में जो सील मिली है, सील एक टाइप से मोहर का काम करती है। मोहर होती है ना, हम जहाँ पे भी कमर्शियल कुछ काम करने जाते हैं तो एक टाइप से ऐसे दिखाना होता है ना, परमिट, एज ए टाइप ऑफ परमिट, कि ये देखो ये मेरे पास परमिट है। तो सील उसी टाइप से होती थी एक एरिया की। ब्लैंक वॉज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। इनमें से मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ अर्लीस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है इनमें से, तो ये है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जो जूनागढ़ में जो रॉक हैं उनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखी सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है। द लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज अ, जो लुम्बिनी पिलर है, लुम्बिनी किसका है, लुम्बिनी शाक्य कुल में जो पैदा हुए थे शाक्य मुनि, किसे बोलते हैं शाक्य मुनि, वो है महात्मा बुद्ध। तो लुम्बिनी पिलर की जो इंस्क्रिप्शन है अशोकन टाइम पे बनी हुई है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अशोकन टाइम में फॉलोइंग में से कौन सी इंस्क्रिप्शन है, तो उनमें एक लुम्बिनी पिलर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो सकता है। और ऐसे भी आ सकता है कि लुम्बिनी पिलर जो है इंस्क्रिप्शन वो किसके टाइम में लिखी, तो वो अशोकन पीरियड की है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस टाइप की है, तो लुम्बिनी पिलर की जो इंस्क्रिप्शन है वो है रॉयल कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। ये जो कमांड जो रॉयल जो अशोका ने दिए हैं उन्होंने लिखा था, जैसे अशोका ने जो बौद्धिस्ट रिलीजन अपनाने के बाद उसने जो धम्म बनाए थे ना उन्हीं से रिलेटिव, और तो ये रॉयल कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन कही जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये है इनमें से हमें इनको मिलाना है, सही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो है वो सही से कौन सा नहीं मिला हुआ है, मतलब इनमें से जो ठीक है वो कौन सा नहीं मिला हुआ है। तो देखो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो किसकी है, खरवेल जो किंग थे उन्होंने लिखी है, ये करेक्ट है। अब है देवपाड़ा जो इंस्क्रिप्शन है वो है यशोधर्मन। देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन ने नहीं लिखी थी, देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो यशोधर्मन ने नहीं लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नासिक इंस्क्रिप्शन किसकी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की। नासिक इंस्क्रिप्शन किसकी है, गौतमी। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया, बी। देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन जो है वो यशोधर्मन ने नहीं लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब देखो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ए का आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसकी है, डिस्क्राइब्स अबाउट द समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट, ये समुद्रगुप्त के बारे में बताती है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का जो कॉन्क्वेस्ट है उसे बताती है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताती है, डेपिक्ट्स द नेम कालिदास। जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें कालिदास का नाम लिखा हुआ है। भीतरी इंस्क्रिप्शन जो भीतरी केव हैं ये, तो ये इंस्क्रिप्शन बताती हैं डेपिक्ट्स दी समुद्रगुप्ताज विक्ट्री ओवर हुना, जो समुद्रगुप्त की विक्ट्री थी हुनाज के अगेंस्ट, उसे बताती हैं। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन कौन सा बच गया अब, डी। अगर इसमें से देखो आंसर्स में हम इसे निकाल भी सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है, उसके कॉन्क्वेस्ट बताती है। अब जहाँ पे भी ए का 3 होगा तो ए का 3 इसमें से 2 में दे रखा है, अगर और कोड में भी होगा तो ऐसे ही हम बता सकते हैं। अगर मान लिया किसी में ए का 3 नहीं दिया हो तो हम उसे हटा सकते हैं। अब देखो, और जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त की हुनाज के अगेंस्ट बताती है। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन उसके कॉन्क्वेस्ट को बताती है, भीतरी जो इंस्क्रिप्शन है वो बताती है समुद्रगुप्त की विक्ट्री अगेंस्ट हुनाज। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन क्या बताती है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। उदयगिरी किसके बारे में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त सेकंड हो गया था ना उसे, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
अब है खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है वाज वाइडली यूज्ड इन विच ऑफ द रीजन, जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी लिखने वाला जो तरीका खरोस्ती, वो कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, तो ये होती थी नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। खरोस्ती कहाँ, ये अफ़गानी और जो अरेबिक है उसका कुछ मिक्स जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के साथ लगता जो एरिया था वहाँ पे खरोस्ती सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। कौन सी ऐसी जो स्क्रिप्ट है, देखो हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अगर हिंदी ABCD भी ऐसे लिखी जाती है, और हम अगर कोई भी कुछ भी लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हम लेफ्ट साइड से राइट में जाते हैं। लेकिन वो कौन सी स्क्रिप्ट है जो एंशियंट इंडिया की जो राइट टू लेफ्ट यानी कि इस तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये इंस्क्रिप्शन है खरोस्ती, एंशियंट इंडिया की खरोस्ती स्क्रिप्ट, क्योंकि ये अरेबिक से इंस्पायर्ड है। अरेबिक जो लैंग्वेज है ना, अरेबिक जो लिपि है उसी से इंस्पायर्ड है। हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट, किसने डिसाइफर किया ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को, ये CDS 2018 का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो जो खरोस्ती और इसको डिसाइफर करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मी को भी डिसाइफर किया और खरोस्ती को भी डिसाइफर किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो किन लेटर्स, कैसे लेटर्स, कहाँ पे लिखी हुई थी, जो लेटर्स लिखे हुए थे वो किस चीज़ पे लिखे हुए थे जब उन्हें पहली बार डिसाइफर किया गया। ये UPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में इवन। तो वो थे स्टोन टैबलेट्स जो होते हैं, यानी कि पत्थर के टुकड़ों पे लिखी हुई थी वो। द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड दी अशोकन एडिक्ट्स, कौन था वो फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने अशोकन जो एडिक्ट्स है उन्हें पढ़ा, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही ब्राह्मी को पढ़ा था सबसे पहले, और इन्होंने ही जेम्स प्रिंसेप ने ही खरोस्ती को सबसे पहले पढ़ा था। जो प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड, जो प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो कहाँ देखी जाती है, तो वो मिलती है अनुराधापुरा में, अनुराधपुरा में वो देखी जाती है प्री अशोकन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। यानी कि अशोकन टाइम पे जो स्क्रिप्ट है उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। अब हमें दोनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन कौन सी करेक्ट हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि करेक्ट कौन सी है। खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, खरोस्ती अभी हमने पढ़ा था राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, खरोस्ती अरेबिक की तरह लिखी जाती है। देवनागरी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देवनागरी जो है हम ऐसे लिखते हैं, जैसे किसी का नाम लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई नाम लिखते हैं साहिल, ऐसे, तो हम कहाँ से कैसे लिखते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो ओनली 2, सिर्फ देवनागरी सही है, क्योंकि हमें बताया खरोस्ती जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉइन, जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसे क्या बोला जाता है, जो कॉइन की स्टडीज होती है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो सही से कौन सा मैच नहीं है। जो पंच मार्क जो कॉइन होते हैं, पंच मार्क वाले जो चीज़ें होती हैं कॉइन्स, वो कब मिले हो, 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी BC के पास मिलते हैं पंच मार्क कॉइन्स। इंस्क्राइब्ड कॉइन्स जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है वो मिलते हैं 2nd सेंचुरी BC, अशोकन टाइम वाला जो टाइम है। फिर है दिनार, दिनार होती है 4th सेंचुरी CE में, दिनार उसके बाद आते हैं जब अरेबिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे दिनार। और फिर आते हैं जीतल, जीतल और टंका 16th सेंचुरी CE। तो जीतल, इनमें से ये बताना है कि करेक्टली जो जीतल और टंका जो थे ये 16th सेंचुरी CE में नहीं थे, ये उससे पहले हो जाते हैं। तो इसमें जो आंसर है जो सही से मैच नहीं है वो है D, जीतल और टंका। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इनमें से क्या है, ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ हिम्स है, स्टोरीज है, वर्ड्स हैं या टेक्स्ट ऑफ वॉर्स हैं। तो ऋग्वेदा इनमें से क्या है, ऋग्वेदा है कलेक्शन ऑफ हिम्स, ऋग्वेदा में हिम्स है यानी कि श्लोकाज हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? ये हम शायद हम सबको पता होगा जो हम पढ़ते हैं, तो ये है ऋग्वेदा, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है। विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण, जो कौन सा वैदिक टेक्स्ट है जिसमें वर्ण लिखा हुआ है, पहली बार जिसमें वर्ण मतलब देखा गया है, वो कौन सा टेक्स्ट है? तो वो टेक्स्ट है ऋग्वेदा। सबसे पहले वर्ण सिस्टम का जिक्र किस में होता है? वो होता है ऋग्वेदा में। पुरुष सूत्र रिवील्ड रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, ये CGPSC में भी है, छत्तीसगढ़ PSC में। पुरुष सूत्र वर्ण सिस्टम से जो लिखा किससे रिलेटेड है, वो ओरिजिनली किस में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेदा में, वर्ण पुरुष सूत्र भी। द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, अब कौन से वेदास की जो कंपाइलेशन है वो ऋग्वेदा पे बेस्ड है? पूरी कंपाइलेशन ऐसे होता है ना कि वो उसका जो प्रीवियस जो वर्जन है वो ऋग्वेदा है, यानी कि उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो है सामवेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये हो गया था 25, 26। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैं वो किस में, कौन से वेदा में लिखे हुए हैं? डेलिबरेटली किस वेदा में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं सामवेदा में। सामवेदा में क्या है? जो हिम्स लिखी हुई है ऋग्वेद में, तो उसकी जो धुन है यानी कि उसका जो सुर है वो किस में है? सामवेद में। सामवेद किसके लिए फेमस है? म्यूजिक के लिए। विच वेदा डील्स विद द डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स की जो परफॉर्मेंस की जो पूरी डिटेल्स हैं वो कौन से वेदा में लिखी हुई हैं? वो लिखी हुई है यजुर्वेद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, जो शुक्ल जो कृष्ण और शुक्ल दो टाइप का जो यजुर्वेद है उसके पार्ट हैं ये, तो उनमें की जो संहिताज होती हैं, जैसे वेदा होते हैं तो उनके जो उपवेदाज हैं वो पार्ट हैं उनके, तो ऐसे ही संहिताज भी इनके पार्ट हैं। तो इसमें जो यजुर्वेद है उसकी कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी संहिता कौन सी है? तो उसका नाम है वजस्नेयी, वजस्नेयी उसका नाम है। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, कौन से वेद में ऐसे लिखा हुआ है कि जो सभा और समिति हैं ये जो प्रजापति है उसकी दो डॉटर्स हैं? तो ये कौन से वेद में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अथर्ववेद में, ये UPPCS में ये भी आया हुआ है। अब है आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं। अपीयर्ड फर्स्ट इन, कौन से वेद में पहली बार आयुर्वेद का जिक्र हुआ है? तो ये जिक्र हुआ है आयुर्वेद का सबसे पहले अथर्ववेद में। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, इनमें से कौन से जो मैजिकल जो चार्म्स और स्पेल्स की बात होती है वो कौन से वेद में, इन चारों वेद में से कौन से वेद में लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हुए हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सारे जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वो लिखे हुए हैं, यानी कि जो मैजिकल जो स्पेल्स होते हैं, चार्म्स होते हैं वो लिखे हुए हैं अथर्ववेद में। फिर है त्राई इज द नेम फॉर, त्राई किसका नाम हो सकता है? तो त्राई किसे बोलते थे? त्राई बोलते थे 3 वेदास को। त्राई क्या है? 3 वेदास, 3 वेद। अब इन स्टेटमेंट्स में से बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सामवेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो सामवेद है वो इंडियन, हमने ये पढ़ा कि जो म्यूजिक के बारे में है, पहली बात ये ऋग्वेद का हिस्सा है, ऋग्वेद का पार्ट है सामवेद, और ऋग्वेद में जितनी भी हिम्स लिखी हुई हैं उन्हें गाने का तरीका यानी कि उन्हें पढ़ने का तरीका किस में है? सामवेद में। तो सामवेद किसके लिए है? म्यूजिक के लिए, ठीक है। सामवेदा हैज़ 1549 वर्सेज, जो सामवेद है उसमें 1549 वर्सेज हैं। तो सामवेद में 1549 वर्सेज हैं। ये कभी भी रेयर चांस होता है कि ये जो नंबर है ये गलत हो सकते हैं, स्टेट PCS में ऐसा हो सकता है, लेकिन UPSC कभी ऐसा नहीं करता वो इन नंबर्स को गलत करे। उन्हें पता होता है कि नंबर्स एग्जैक्ट ही लिख देते हैं, वो इनमें गलत कर सकते हैं। सामवेद की जगह अथर्ववेद लिख देंगे, यजुर्वेद लिख देंगे, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देर आर टोटल 40 मंडलाज इन दी यजुर्वेद, यजुर्वेद में 40 मंडल हैं। पहली स्टेटमेंट है ये।
दूसरा, यजस्नयी संहिता इज रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ऊपर एक क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता इज बिलोंग टू शुक्ल यजुर्वेदा, तो ये थी यजस्नयी। तो हमें पता है सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन हमें फर्स्ट का कंफर्म नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्चुअल में देर आर 40 मंडलाज। मैंने कहा ना नंबर, अगर यूपीएससी की बात हम कर रहे हैं तो यूपीएससी नंबर्स में गलत नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। तो 40 मंडलाज हैं यजुर्वेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब हमें करना है मैच द लिस्ट। अब मैच द लिस्ट, सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है कि जो सामवेद है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में मेडिसिन और इसके बारे में, यजुर्वेद में सैक्रिफाइस जो प्रोसेस होते हैं, चार्म्स एंड चैंट्स किस में लिखे हुए हैं, इसके ये देखो हमारा ये से आंसर बन जाएगा डी का 4 म्यूजिक। तो हम यहां से अपना आंसर निकाल सकते हैं। जहाँ पे डी का 4 होगा तो ये रहा डी का 4, सामवेद इससे रिलेटेड है। और डी का 4 के बाद इसका आंसर ये है डी का 4 ए, इसका आंसर या तो ए हो सकता है, देखो इसमें डी का 4 नहीं है, डी में भी 4 नहीं है, तो डी और सी तो इसका आंसर हो नहीं सकते, बी और ए में से हो सकता है। हमें एक और पता करना, जैसे बी का 1 है, अब हम देखेंगे कि बी किससे मैच करता है, तो बी 1 हो सकता है या फिर बी 2 हो सकता है, तो उससे हमारा आंसर पता चल जाएगा। अब देखो जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा किसके बारे में है, तो ऋग्वेदा जो है वो गॉड की ग्रेस के बारे में है। ऋग्वेदा किसके बारे में है, गॉड ग्रेस। तो अगर ऋग्वेदा बी का जो है वो 1 है, गॉड ग्रेस के बारे में है। सैक्रिफाइस किस में होंगे, अथर्ववेद में, और यजुर्वेद में कहाँ है, जो योग शास्त्र किस में है, यजुर्वेद में, वो होगा मेडिसिन शास्त्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें से देखो 36 मैच द लिस्ट, इसमें भी हमें लिस्ट ही मैच करनी है। जो ऋग्वेदा है इनमें जो ब्राह्मणास के किस एरा, ब्राह्मणा का किस एरा में लिखा गया है ये वेदास, इसके बारे में ये, तो इसमें क्या होगा, ऋग्वेदा कौन से ब्राह्मणा के टाइम पे लिखा गया है, ऋग्वेदा में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ब्राह्मणा है ऋग्वेदा, वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय पहला ऐसा ब्राह्मण है जिसमें वुमेन को जो है वो डिसग्रेस किया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मणा में ऐसा लिखा गया है कि जो वुमेन होती है सी इज द मेन सोर्स ऑफ मिजरी, यानी कि लाइफ में जो एट्रोसिटीज आती है वो वुमेन की वजह से आती है, और ये किस में लिखा हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मणा में। तो ऋग्वेदा का जो ब्राह्मणा है बहुत फेमस है ये ऐत्रेय, तो ये ए का 3, तो हम इसमें देखेंगे ए का 3 किस में है, सिर्फ एक में ही है, और वो भी सी के लिए। तो इसका आंसर वैसे तो सी हो गया, लेकिन हम बाकी भी हमें पता होना चाहिए ना। तो अब बी है सामवेदा। सामवेदा किसके टाइम पे लिखा गया, सामवेदा का था पंचविशा, और फिर उसके बाद है अथर्ववेद, अथर्ववेद का था गोपथा, यजुर्वेद के लिए है सतपथा। तो आंसर हो जाएगा सी। 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा, जो 800 से 600 BC है वो कौन से एरा से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ब्राह्मण एरा से। इसी टाइम पे जो ब्राह्मणाज वो लिखे गए, ब्राह्मणाज देखो ब्रह्मा में ब्रह्मा ब्राह्मण, इन सब में बहुत डिफरेंस है। द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेघा, पुरुष मेघा मेंशन किया गया है, कौन से स्क्रिप्चर में जो है पुरुष मेघा के बारे में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है सतपथ ब्राह्मणा में, सतपथ ब्राह्मणा में। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेगा और किंग विदेग माधवा के बारे में कौन से सतपथ ब्राह्मणा में लिखा हुआ है, किंग जो प्रीस्ट है, किस प्रीस्ट का नाम, एक विदेग माधवा जो नाम का किंग है वो सतपथ ब्राह्मणा में लिखा गया है, तो वो किस इनसे ऋषि से बिलोंग करता था, यानी कि कौन हो सकते हैं वो इनमें से एक। ये जो राजा है विदेग माधवा, इनके प्रीस्ट होते थे, ये मेंशन कहाँ है, सतपथ ब्राह्मणा में है। तो वो प्रीस्ट कौन है, वो प्रीस्ट हैं ऋषि गौतम रघुगना, गौतम
यानी कि ऋषि गौतम, वो गौतम ऋषि है जिनके बारे में लिखा हुआ है, वो विदेह राजा जो थे उनके ऋषि होते थे। द टीचर हु टॉट वेदांगा, जिन्होंने वेद और वेदांगों को पढ़ाया, फॉर लाइवलीहुड, उसे क्या बोलते थे, वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला, यानी कि जो पढ़ाता है वेद वेदांगों को, तो उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे उपाध्याय। जो वेद वेदांग पढ़ाता है लाइफ के लिए, जीने का रास्ता बताने वाला, उसे उपाध्याय बोलते हैं। उपनिषद जो बुक है, उपनिषद किसके लिए हैं, उपनिषद वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उपनिषद किसे बोलते हैं, उपनिषद है फिलॉसफी ऑफ वेदास। उपनिषद किसके बारे में है, ये फिलॉसफी ऑफ वेदास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द साल्वेशन। साल्वेशन के बारे में इनमें से कौन सा जो वैदिक लिटरेचर है वो बताता है, तो वो बताता है उपनिषद। साल्वेशन क्या है, फिलॉसफी। उपनिषद क्या बताते हैं, फिलॉसफी। तो यहाँ पे ऋग्वेद तो नहीं बताता, ऋग्वेद किसका है, ऋग्वेद गॉड ग्रेस के बारे में है। ब्राह्मणास क्या है, ये इनके पार्ट हैं जो 600 से 900 BC में लिखे। और ये संवितास क्या है, ये भी वेदास का पार्ट है। लेकिन अब किसके बारे में, साल्वेशन। साल्वेशन क्या है, फिलॉसफी। फिलॉसफी किससे बिलोंग करती है, उपनिषद से। तो आंसर हो गया डी, उपनिषद। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने वैसे भी बहुत उसमें देखा है। तो यह नचिकेता और यमा का जो फेमस डायलॉग है, ये इनमें से किस में मैंशनड है, तो ये मैंशनड है कठोपनिषद में। कथा जिसमें डायलॉग होता है कथा, तो कठोपनिषद में ये मैंशनड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44। अब आते हैं नचिकेता, आ गया ना, नचिकेता लेजेंड्स फाइंड मेंशनिंग। नचिकेता जो है वो, ये जो लेजेंड है, यानी कि ये किस में, ये कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। तो अभी हमने बात किया कि कठोपनिषद में जो है नचिकेता का जो मतलब वार्तालाप है वो लिखी गई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। किंग अश्वपति, जो किंग अश्वपति है, तो उपनिषदिक पीरियड के ये कहाँ के रूलर होते थे, किंग अश्वपति जो हैं उपनिषदिक टाइम पे होते थे, यानी कि जो फिलॉसफीज लिखी जा रही थी, तो ये इनमें से किस एरिया के रूलर हुए थे, तो ये हुए थे केकया, जो केकैया जो एरिया था केकया, वहाँ के ये रूलर हुए थे। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते वाज टेकन, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। सत्यमेव जयते को हमने कहाँ से लिया है, ये लिया मुंडक उपनिषद से। डी, हमारा एम्बलम जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो ये हमने लिया मुंडक उपनिषद से। द लेजेंड ऑफ सत्यकामा जबाला, लेजेंड है ये सत्यकामा जबाला, विच चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर। इन्होंने चैलेंज किया था, स्टिग्मा है ना, जैसे अनमैरिड मदर नहीं हो सकती, तो ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, यह सत्यकामा जो है अनमैरिड मदर थी, तो ये इस लेजेंड ने अनमैरिड मदर का जो टैबू है उसे चैलेंज किया। लेकिन इनमें से किस में चैलेंज किया गया है, कहाँ मेंशन है, ये है छंदोग्या उपनिषद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छंदोग्या उपनिषद में ये मेंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर, इनमें से वैदिक लिटरेचर का जो सबसे करेक्ट ऑर्डर है वो कैसे, क्या क्या सबसे पहले लिखे गए होंगे। देखो, वैदिक संहिताज, ब्राह्मणाज, अर्ण्यकाज और उपनिषद, ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो है तो इनका यही, देखो पहले वेदास बने, वेदास के बाद उनकी जो संहिताज हैं वो बनी, ठीक है। उनके बाद क्या बने, ब्राह्मणाज बने, ब्राह्मणाज के बाद क्या बने, अर्ण्यकाज बने। अर्ण्यकाज क्या है, ये है पार्ट ऑफ स्टोरीज। अर्ण्यकाज क्या है, स्टोरीज, एक टाइप से बुक्स हैं ये स्टोरीज की। उपनिषद क्या है, ये फिलॉसफी, ठीक है। और ब्राह्मणास जो हमने पढ़ लिया, ब्राह्मणास क्या थे, जो बताते हैं कि कैसे इन वेदास को फॉलो करना है। तो वैदिक संहिताज हो गया, ब्राह्मणास हो गया, उसके बाद आते हैं अर्ण्यकाज, फिर आते हैं उपनिषद। यही इसका करेक्ट आंसर है। मनुस्मृति जो है मेनली किससे डील करती है, मनुस्मृति किससे डील करती है, मनुस्मृति बताती है हमें लॉज के बारे में कि कौन से लॉ हैं। पहली बार मनुस्मृति ही ऐसी है जो ये कहती है कि जो कास्ट का जो है वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। जैसे ये है ना, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया, तो
मनुस्मृति ही ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि कास्ट जो है वो इंटरचेंज नहीं हो सकती, अदरवाइज मनुस्मृति के बगैर कहीं नहीं लिखा हुआ, वेदास में नहीं लिखा हुआ। वेदों में जो है वर्ण सिस्टम लिखा है, लेकिन वो उसमें लिखा है कि अगर तुम अपना प्रोफेशन चेंज करोगे तो तुम अपना वर्ण बदल सकते हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मेकर, जो फर्स्ट लॉ मेकर है वो कौन थे? तो फर्स्ट लॉ मेकर थे मनु। मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ मेकर कौन होते हैं? मनु होते हैं। विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली श्रीमद् भगवत गीता को किस भाषा में लिखा गया है? अब उर्दू में तो लिखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना। हिंदी तब थी नहीं, पाली में भी नहीं है। पाली और प्राकृत जो है ये बीसी के बाद की है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता 3 और 4 बीसी के आसपास लिखी गई है, बीसीई में नहीं, सी में लिखी गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत में ही लिखी गई है, इसीलिए इसे पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान है। ओरिजिनली द महाभारता वाज नोन एज, महाभारता को ओरिजिनली क्या बोला जाता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टार। ओरिजिनली महाभारता को क्या बोला जाता है? ओरिजिनली महाभारत को बोला जाता है जया संहिता। ये किसी को पता होता है, ये जया संहिता कहा जाता है महाभारत को। अब है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रामायणा कॉन्सिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एपिक आदि काव्य वॉज रिटन बाई वाल्मीकि। वाल्मीकि ने आदि काव्य, रामायणा को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है, ये बहुत बड़ा। और ओल्डेस्ट एपिक है, एपिक का मतलब एक ऐसी स्टोरी जो हर टाइप से कंप्लीट हो, तो ये है रामायणा, सही है ये। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये 7 कांड में डिवाइडेड है, जिसमें बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड में डिवाइडेड है। ये बिल्कुल करेक्ट है दोनों, क्योंकि जो रामायण और ये इसके चांस, अभी राम मंदिर बना है ना, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइप का क्वेश्चन आने के। तो अभी इसके ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दोनों सही हैं। तो इसके दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट क्या है? जो सुंदरकांड इज द बिगेस्ट अमोंग ऑल द कांडास इन रामायण। जो सुंदरकांड है वो सबसे बड़ा कांड है रामायणा में। तो इसके जो तीनों में से कौन सा सही है? 53 का। तो 53 का है 1 और 3, इसके आंसर जो है करेक्ट बताना है। तो इसमें शायद उन्होंने छोड़ दिया होगा, इसमें कितने कांड होने, लेकिन इसमें 2 कांड और भी एक्स्ट्रा ऐड किए गए। ओरिजिनली इसके अंदर जो उत्तरकांड जिसे बोलते हैं ना, वापस आने के बाद इसमें एक कांड नहीं था जो बाद में ऐड किया गया है। तो सुंदरकांड जो है सबसे बड़ा है, शायद मैंने उसमें पढ़ा नहीं होगा। तो इसके आंसर क्या हो गया कि जो वाल्मीकि ने लिखी है और इसे आदि काव्य कहते हैं, ओल्डेस्ट है। दूसरा क्या, जो सुंदरकांड है वो सबसे बड़ा कांड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द नंबर ऑफ पुराणास, पुराण कितने हैं? ये 18। अब है सर्ग और प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतरा एंड वंशानुचरित। जो वंशानुचरित है ये इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सर्ग हो गया, वंश हो गया, ये किसके जो इंडिकेटर्स हैं? जैसे पुराणा, सूत्रा, उपनिषदा, इनमें से किसके इंडिकेटर्स माने जाते हैं ये? तो ये माने जाते हैं पुराणास के। तो पुराण जो है उनमें लिखा हुआ है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराण? सबसे पुराना जो सबसे ओल्ड जो है वो पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। कलिका, जो कलिका पुराण है, इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जो कलिका पुराण है वो किस रिलीजन यानी कि किस धर्म से बिलोंग करता है? तो कलिका पुराण किससे बिलोंग करेगा? तो वो है शक्तिज्म। देखो कलिका पुराण, जो पुराण है ये अलग अलग रिलीजन से हैं। जैसे जो शिव पुराण है वो शैविज्म के बारे में बताता है, जो विष्णु पुराण है वो विष्णु के बारे में बताता है, जो वायु पुराण है वो हवा के बारे में बताता है, ऐसे मत्स्य पुराण जो है वो जल के बारे में बताता है। तो ये एक टाइप से जो डिफरेंट गॉड्स हैं उनके लिए भी बनाए गए हैं। तो ऐसे ही जो कलिका पुराण है वो शक्तिज्म के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? जो अर्लीस्ट जो जैनिज्म की होली बुक है वो इनमें से कौन सी है? तो वो है 14 पूर्वा, यानी कि पूर्वाज है 14, उन्हें बोलते हैं 14 पूर्वाज बोले जाते हैं। पूर्वाज लिखे गए हैं जैन्स के लिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड? किस भाषा में जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर है वो कंपाइल किया गया है?
तो वो किया गया है अर्धमगधी में। किसमें कंपाइल किया गया है? अर्धमगधी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर? इनमें से अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो, थेरी गाथा, जो थेरी गाथा है ये इनका पार्ट नहीं है। ये है सूत्रकृतंगा और ये अक्रांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र, ये भी बृहद कल्प सूत्र भी, अक्रांग सूत्र भी और सूत्र कृतंग भी, ये तीनों के तीनों जैन के पार्ट हैं। लेकिन थेरी गाथा जो है ये जैनिज्म का पार्ट नहीं है। अब इनमें से हमें कंसीडर करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जातकास आर द फोकलोर लिटरेचर ऑफ जैनिज्म। जो जातक होते हैं ये फोकलोर लिटरेचर बताते हैं। जो आगम और निगम होते हैं ना, आगम और निगम ये दो पार्ट होते हैं। आगम एंड निगम आर जैन टेक्स्ट बेस्ड ऑन द डिस्कोर्स ऑफ दी तीर्थंकर। ये तीर्थंकर के डिस्कोर्स पे बेस्ड जो है। जातक जो है उन्हें जैसे जातकास बोलते हैं, स्टोरीज हैं जैन लिटरेचर की, और आगम और निगम जो है ये टेक्स्ट बेस है जो तीर्थंकर हैं उनके डिस्कोर्स पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें जो है जो जातक जो स्टोरीज है ना ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है शायद, तो ये तो गलत है। जातकास जो स्टोरी वो जैनिज्म की नहीं है। लेकिन ये सही है, जो आगम और निगम है ये तीर्थंकर के जो डिस्कोर्स है उस पर बेस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिपिताक? त्रिपिताक में जो इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? जो 3 पिताक है, जैसे विनय पिताक, सूत पिताक, अभिधम पिताक, तो ये बुद्ध पिताक नहीं है। तो बुद्ध पिताक है ही नहीं, 3 पिताक यही है, जैनिज्म के हैं तीनों पिताक। तो ऐसे ही जातक स्टोरी जो है वो बुद्धा से रिलेटेड है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स दी रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ? मोनास्टिक यानी कि मोनास्ट्री में रहने वाली जो बुद्धिस्ट कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसा है जो ये बताता है कि मोनास्ट्रीज में ऐसे रहना चाहिए, उस लाइफ के बारे में बताता है? तो वो बताता है इनमें से विनय पिताक। पिताक जो है बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, मैंने गलत बोल दिया, जैनिज्म से नहीं। लेकिन पिताक जो है बुद्ध पिताक नहीं है उसमें, पिताक जो है इसी से रिलेटेड है, सॉरी उसके लिए। तो राज तरंगिणी रिटन बाई कलहन, कई बार हम ऐसे फ्लो में बोल जाते हैं तो हो जाता है गलत। तो राजतरंगिणी जो है वो कलहन ने लिखी है। इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राजतरंगिणी जो है वो किससे रिलेटेड है? राजतरंगिणी में जो है वो बहुत सारे राजा जो हुए हैं उससे बिलोंग करती है और उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो वो किससे है? वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। राजतरंगिणी किसके बारे में बताती है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट हिस्टोरिकल बायोग्राफी और बायोग्राफीज? तो हिस्टोरिकल जो बायोग्राफी है इनमें से नहीं है। कौन सी बायोग्राफीज जो है वो नहीं लिखी गई हैं? जैसे बहुत सारी बायोग्राफी लिखी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है जैसे दीपवंशा, हर्षचरित। देखो हर्षचरित लिखी गई है, ये किसकी है? राजा हर्ष की कहानी है हर्षचरित। अब है विक्रमादेव चरित, जो विक्रमदेव है ना, विक्रमादेव, उसके बारे में लिखी हुई है। और पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज की कहानी है। तो ये तीनों बायोग्राफी है। लेकिन जो दीपवंशा है ये बायोग्राफी नहीं है, कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज आर रिटन बाई फाहियान? फाहियान ने इनमें से कौन सी किताब लिखी? अब देखो 2 यात्री आते हैं, फाहियान और ह्यूनसांग। ह्यूनसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम पे, फाहियान आता है चंद्रगुप्त के टाइम पे, यानी कि ये दोनों इसी बीच में आते हैं। तो जो फाहियान आता है उसने कौन सी किताब लिखी है इनमें से? तो फाहियान ने लिखी है शायद, फाहियान ने फो क्यों की और सुयुकी मैंने पढ़ा है कि इसने लिखी है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि फो क्यों की भी इसने लिखी है। शायद इसने ये भी लिखी हो, क्योंकि ऐसा कोई गड़बड़ नहीं करता। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री इन्होंने नहीं लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। नहीं, उसने सुयुकी नहीं लिखी है, मैंने फिर गलत कर दिया। उसने सुयुकी नहीं लिखी है, उसने लिखा है बोथ रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज। तो इसे हम हटा देते हैं। तो उसने लिखी हैं, फाहियान ने 2 किताबें लिखी हैं। उन्होंने लिखी है फो क्यों की और अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, क्योंकि वो घूमता था। कॉमन सेंस। हु रोट द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी?
एरिथ्रियन किसने लिखी है? जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है उसके बाद ये वाली बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, इसका नाम बताना पड़ेगा। जैसे ये ना तो प्लिनी ने लिखी है, ना थेसियस ने लिखी है, और ना ही ये टॉलमी ने लिखी है। एक मिनट, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये मुझे भी ध्यान नहीं है। पेरिप्लस, इसे लिखा है, चलो मैं ये बता देती हूँ, इन्होंने नाम नहीं लिखा और मुझे भी ये ध्यान नहीं था। तो ये लिखा है विलियम एच शॉफ ने, ये लिखी है विलियम एच शॉफ ने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये लिखी है, ये बुक लिखी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। विलियम एच याद रख सकते हो, शॉफ याद रख सकते हो। विलियम एच शॉफ ने ये लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से जो सही से कौन सा मैच नहीं है, मतलब कौन सा इन्होंने गलत मैच किया हुआ है। तो देखो, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है, करेक्ट है। प्लिनी जो है उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका है, ये भी ठीक है। मेगास्थनीज जो था सिराकुस का क्या बोलते हैं उसे, एम्बेसडर था। अब है टोलमी की, तो इन्होंने नहीं लिखी। अभी अभी हमने पढ़ा ना, विलियम एच शॉफ ने लिखी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो है गलत से मैच है। ह्यून सांग रोट सुयुकी एंड द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न हिस्ट्री। अब देखो, फा यान ने सुयुकी नहीं लिखी है, तो ऑब्वियस है सुयुकी ह्यून सांग ने लिखी है। जो मुझे याद है कि मैंने किसी की पढ़ी थी, तो मुझे फा यान याद रहेगा। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पता नहीं लिखी या नहीं। लेकिन अल बैरूनी रोट दी तहकीक हिंद, अल बैरूनी ने जो है वो तहकीक हिंद लिखी है। अल बैरूनी ने जो है वो तहकीक हिंद लिखी है। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट हो गए? तो अल बैरूनी की तो तहरीक हिंद करेक्ट है, ये भी ठीक है। अब इसने सुयू की लिखी है, तो जाहिर सी बात है, इसको हटा तो सकते नहीं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसने लिखी है? ह्यून सांग ने लिखी है। तो इसका हो गया बोथ 1 and 2। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, जो अर्लीस्ट एविडेंस है कि इंडिया में जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कहाँ मिले हैं? तो वो नर्मदा वैली में मिले हैं। अर्लीस्ट मैन जो है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे रामापिथिकस जो मिला है वो नर्मदा वैली में मिला है। ये हमारे हो गए 70 क्वेश्चंस। अब इसके बाद चलते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71। द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री depicting the story of the development of human civilizations। जो सबसे बड़ा ह्यूमन हिस्ट्री का, कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताता है म्यूजियम, आल्सो नोन है, जो उस म्यूजियम का नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो म्यूजियम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है भोपाल में, ठीक है। द 3 एज सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपनहेगन म्यूजियम वर कॉइंड बाई। जो 3 एज जो सिस्टम था, जिन्होंने स्टोन, ब्रोंज और आयरन का, और वो कोपनहेगन म्यूजियम में कॉइन करके रखा है, मतलब बना के पूरा रखा है सिस्टम। तो वो कहाँ पे है? वो किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने। कहाँ पे? कोपनहेगन में, कोपनहेगन म्यूजियम में। द पीरियड इन विच द इवेंट अकर्ड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड। जब हमने सब कुछ, मतलब रिटन रिकॉर्ड जहाँ से प्रेजेंट है वो तो इवेंट है, उससे पहले वाला जो इवेंट हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कौन सा पीरियड था जब रिटन रिकॉर्ड हमें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फोटोज़ वगैरह मिली हैं, यानी कि जो हाथ से कुछ कलाकृतियाँ या फिर कोई चीज़ मिल गई, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि हमें रिटन हिस्ट्री नहीं मिली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? कौन सा जो है वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है? वो भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका में ही सबसे ज़्यादा मिली है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, और वहाँ पे प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स हैं वो उनके उसमें मिली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स? कौन सा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था जो पहली बार भीमबेटका केव में विजिट किया?
उन्होंने डिस्कवर किया इनका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये पेंटिंग्स को डिस्कवर किया, जाहिर सी बात जिसने डिस्कवर किया वो कौन था, तो वो थे वीएस वाकांकर। वीएस वाकांकर जो थे वो पहली बार इनमें गए और उन्होंने भीमबेटका, ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्लियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो पहला प्लियोलिथिक टूल था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो उनका नाम था रॉबर्ट्स ब्रूस फुट, उसका नाम था रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने डिस्कवर किया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एविडेंसेस ऑफ कॉन्क्रीट अपर पैलियोलिथिक आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड। अब जो अपर पैलियोलिथिक एज थी उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनमें से कौन से प्लेसेस पे पाए गए, तो वो पाए गए ये है पटाऊ और लोहनाड़ा नोला, इन दोनों जगह पे मिले हैं, वो मिले हैं लोहनाड़ा नोला एंड पटाऊ, इसे पटाऊ ही बोलते हैं शायद। अब है असर्शन, और जैसे ये क्वेश्चन ये अब बहुत ज़्यादा पूछे गए थे अभी एग्ज़ाम्स में, ये नया नया फेमस एक ट्रेंड चला है यूपीएससी में, तो वो ऐसे ही पूछते हैं। असर्शन है द माइक्रोलिथ इंडस्ट्री इज़ रूटेड इन द अपर प्लियोलिथ इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो माइक्रोलिथ होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर के कुछ औजार बनाना, कुछ बनाना, लिथ माने होता है पत्थर, माइक्रो माने छोटा, तो ये अपर प्लियोलिथिक का काम है। इसका रीज़न क्या है, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग द एविडेंसेस कंटिन्यूड फ्रॉम द अपर प्लियोलिथिक इनटू द मीजोलिथिक, जो मतलब अपर प्लियोलिथिक से मीजोलिथिक के बीच की जो फाइंडिंग्स है ना आर्कियोलॉजिस्ट को, ये चीज़ें मिली हैं। इसका रीज़न है ये असर्शन ये बनाए कि माइक्रोलिथ जो इंडस्ट्री है वो रूट कहाँ से स्टार्ट होती है, अपर प्लियोलिथिक इंडस्ट्री से वो जो है स्टार्ट होती है, और इसका मेन कारण क्या है कि उन्हें जो औजार मिले वो इसी टाइम पीरियड के बीच के मिले हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि वो अपर प्लियोलिथिक ए से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी जो असर्शन है वो गलत है, लेकिन जो इसका जो रीज़न है ना वो सही है कि उन्हें जो औजार मिले हैं वो रूट नहीं करती वहाँ से, वो सेपरेटली जो है वो बनाते थे, जो माइक्रोलिथ्स हैं वो बनाए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है, जो बुद्धा पुष्कर जो लेक है वाज एन आइडियल रीजन फॉर मिडिल प्लियोलिथिक पीपल। जो बुद्धा पुष्कर जो लेक है वो मिडिल प्लियोलिथिक पीपल जो थे उनके लिए आइडियल रीजन है, मतलब वहाँ पे मिल जाता है उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें। गुड स्टोन वाज फाउंड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ए परमानेंट स्वीट वाटर सोर्स। जो ऐसा बोलते हैं कि परमानेंट जो मीठे पानी का जो एरिया होता है, स्वीट की जगह देखो सॉफ्ट वाटर, स्वीट वाटर सोर्स क्या होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ऐसी लेक होती हैं जहाँ पे मतलब फ्रेश वाटर होता है तो वहाँ पे ये मिल जाते हैं, ब्रैकिश वाटर नहीं होता, तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉक्सिमिटी ऐसे गुड स्टोन टूल पाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो इंडस वैली किसके साथ सिचुएटेड है, इंडस रिवर के साथ, तो जहाँ पे कोई रिवर होगी, वाटर सोर्स होगा, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 79, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों सही है, क्योंकि बुद्धा पुष्कर जो लेक है वो ऐसी ही है, ब्रैकिश वाटर नहीं है, वो फ्रेश वाटर लेक है, और वहाँ पे इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, सेटलमेंट वही होती है जहाँ पे मीठा पानी होता है। इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में जो एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन के वो मिले हैं मीजोलिथिक जो में, वो कहाँ पे मिले हैं, जो सबसे पहले इन्हें पता चला कि डोमेस्टिकेशन हो गई थी तो वो मिले हैं आदमगढ़ में। ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा सी, आदमगढ़ में मिले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो इनमें से कौन सी साइट पे जो बोन इम्प्लीमेंट्स है वो मिले हैं, तो वो मिले हैं इन्हें महादाहा में इन्हें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। जो 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक सिंगल ग्रेव में, वो कहाँ पे मिले हैं, मतलब एक ही ग्रेव में 3 जो स्केलेटन है वो मिलना, तो वो कहाँ पे देखे गए हैं, वो इन्हें मिले हैं दमदमा में। दमदमा ये सारी साइट्स हैं। Which one of the following site provides the evidences of the domestication of animals in the Mesolithic? इनमें से कौन सी साइट पे ये पता चलता है कि जो Mesolithic पीरियड था उसमें जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट हो गया था, तो ये पता चलता है बागोर में।
बागोर की जो साइट है वहाँ पे पता चलता है पहली बार कि डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट हो गया था मीजोलिथिक एज में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनमें से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो अर्लीस्ट जो एग्रीकल्चर के एविडेंस है वो कहाँ मिले, वो मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास बॉर्डर पे। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, एक्सकेवेशन के जो एविडेंसेस मिलते हैं मतलब कब से इस किस पीरियड के बीच में जो है वो ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टार्ट होता है मीजोलिथिक पीरियड पे। मीजोलिथिक पीरियड पे अभी हमने ऊपर कहा ना कि मीजोलिथिक पीरियड में के जो एविडेंसेस है वो मिले हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स जो है कार्बोनाइज्ड जो ग्रेन है, कार्बोनाइज्ड जो ग्रेन है ऑफ वाइल्ड राइस एम्बेडेड इन द बर्न्ड क्ले रिमेन्स ऑफ द वेटल एंड दोआब वॉल्स ऑफ हट्स, जो कहाँ पे मिली है ऐसी मतलब डबल जो क्ले और उसके बनाए हुई 2 लेयर की हस्क के साथ और उसमें राइस के जो एम्बेडेड राइस जो उसके अंदर मिलना, तो वो कहाँ पे मिला इस टाइप से। और ये हट भी उन्होंने वहाँ पे देखी है इस टाइप की बनी हुई, तो ये मिला है चौपानी मांडो में। चौपानी मांडो में राइस के एविडेंसेस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बागौर इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट इन इंडिया। जो बागौर है राजस्थान में वो सबसे बड़ी साइट है इंडिया में। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़ ब्लू है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये सबसे पुरानी नियोलिथिक जो है वो साइट है। बागौर जो है राजस्थान में है मीजोलिथिक साइट है और मेहरगढ़ है नियोलिथिक साइट सबसे पुरानी। अगर इसमें थर्ड तो नहीं है, 3 नहीं है, 2 ही हैं, तो इनमें से विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो दोनों कि बागौर जो नियोलिथिक वो तो सही है कि वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, ठीक है, लेकिन बागौर राजस्थान में है और मीजोलिथ की साइट है, ये भी सही है। विच साइट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनमें से कौन सी साइट जो है वो अर्लीस्ट एविडेंस बताती है डोमेस्टिकेशन। सोहन है, रिवर वैली ऑफ पंजाब, बागौर इन राजस्थान, बेलार वैली इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो बताती है कि जो सबसे पहले अर्लियर जो डोमेस्टिकेशन है वो हुआ है। तो ये साइट बताती है, ये है बेलार, ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश, हमने अभी पढ़ा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में इन्हें पता चलता है, और है बागौर राजस्थान में। ये दोनों साइट मीजोलिथ में स्टार्ट हो गया था, ये दोनों मीजोलिथ की साइट्स हैं और अर्लियर जो डोमेस्टिकेशन है वो इन्हीं में पता चलता है। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4 बी। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल जो क्रॉप होती हैं वो स्टार्ट हो गया था सबसे पहले, जो सीरियल कल्टिवेशन है वो स्टार्ट हो गया था इनमें नियोलिथिक एज के आसपास, जो है ये कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद द ह्यूमन स्केलेटन, मतलब कुत्ते के साथ ह्यूमन जो इंसान का स्केलेटन है उन दोनों का बुरियल मिलना, मतलब एक ही जैसे 3 मिले ना दमदमा में एक ही उसके अंदर ग्रेव के अंदर, ऐसे ही कुत्ते के साथ जो है यानी कि मालिक और कुत्ता दोनों मर गए तो उन्हें एक साथ दफना दिया। तो ये कहाँ पे मिला, तो ये मिला था इन्हें बुर्ज़होम में। इसके ये कहाँ पे मिला है इस टाइप की ग्रेव, ये मिली बुर्ज़होम में। तो पिट डिवेलिंग, एविडेंस ऑफ पिट डिवेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पिट डिवेलिंग के जो एविडेंसेस हैं वही पिट में ऐसे करके दबाना, ये कहाँ पे है पिट बना के दबाना, तो ये इन्हें मिला, ये है सांगना कलू में, इन्हें बोलते हैं सांगन कालू। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर द विंध्यास ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, विंध्यास में किस रॉक शेल्टर में जो ज़्यादा से बहुत ज़्यादा नंबर में जो स्केलेटन है वो इनमें से मिले विंध्या रेंज में, तो वो मिले हैं लेखानिया, जो एरिया है लेखानिया में इन्हें मिले हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उस केव में सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो है वो स्केलेटन मिले रॉक शेल्टर।
रॉक शेल्टर होते हैं ना, ऐसे मतलब केव है लेकिन उसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन जो है एक साथ मिलना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ रिचुअल वगैरह किए हुए हैं। दी बरिंग पेट डॉग्स, जो मतलब पालतू कुत्ते होते हैं ना, उनको ग्रेव्स में दफनाना। मास्टर डिड नॉट सीम टू बी ए प्रैक्टिस विद द न्यूलिथिक पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट, मतलब अपने मास्टर के साथ जैसे मर गया तो कुत्ते को साथ में दफनाना, या तो पहले डेथ हो जाए कुत्ते की या फिर बाद में डेथ हो जाए, या फिर पहले मास्टर मर गया बाद में डॉग की डेथ होगी, तो उसी के साथ दोनों को साथ में दफनाना, ये इनमें से किसी एक साइट पे ही होता है लेकिन बाकी साइट्स पे नहीं अवेलेबल है। तो वो कौन सी साइट है जहाँ पे ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये है कश्मीर में, एक्सेप्ट कश्मीर, बाकी हर जगह जो है मास्टर के साथ है ये कुत्ते को दफनाया जाता है, चाहे वो सदर्न इंडिया था, मेघालय था या फिर असम था, सिर्फ कश्मीर में नहीं दफनाया गया था ऐसा। ऐश जो माउंड है, ऐश माउंड होता है राख का ढेर, इज एसोसिएटेड विच ऑफ द नियोलिथिक साइट, इनमें से कौन सी नियोलिथिक साइट को जो ऐश माउंड है वो बोला जाता है, यानी कि रिलेटेड है ऐश माउंड जहाँ पे मिला है, तो वो मिला है संगना कुल्लू में। ये जो हमने अभी पढ़ा ना संगना कुल्लू, ये सांगना कुल्लू ही है, सांगना कुल्लू में ही इन्होंने ये देखा था, सांगना कुल्लू में ही जो है पिट ड्वेलिंग मिला था, और सांगना कुल्लू में ही जो है माउंड ऑफ ऐश मिला है। ऐसे होता है पिट ड्वेलिंग, जैसे जला देना, मतलब उसको बर्न वर्न कर देना और गड्ढा खोद के दबाना या इस टाइप से। विच ऑफ द नियोलिथिक एज साइट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से नियोलिथिक जो एज साइट है वो सही से नहीं है। जैसे गुफ्त कराल है वो कश्मीर में है, गुफ्त कराल ये कश्मीर में है, फिर है चिरांद, या फिर चिरांद उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है इसका आंसर बी, चिरांद जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद यूपी में। पियामपल्ली तमिलनाडु में है, ये ठीक है। फिर है मेरगढ़ बलूचिस्तान में, ये हमने पढ़ लिया, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो गलत होने के चांस किसके, ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, चिरांद जो यूपी में नहीं है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नियोलिथिक पीपल, नियोलिथिक पीपल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। नियोलिथिक पीपल नेवर वेंचर्ड फार फ्रॉम द हिल्स, मतलब वो कभी पहाड़ियों से दूर गए ही नहीं। दे प्रोड्यूस्ड दैट वाज जस्ट इनफ टू बेस सब्सटेंसेस, वो इतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करते थे, तो इसका आंसर ये सही है। वो स्टोर नहीं करते थे, वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनको रिक्वायरमेंट होती थी बेस सब्सटेंसेस के लिए, और वो ज़्यादा पहाड़ियों से दूर नहीं गए थे। नियोलिथिक पीपल जो थे वो या तो सतपुड़ा माउंटेन के आसपास मिलते हैं उनके, या फिर कश्मीर के आसपास मिलते हैं, या फिर जो संगन कुल्लू वाला जो एरिया है वहाँ मिलते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97, मैच करना, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन, नियोलिथिक साइट, इनमें से कौन सा सही से मैच कर रहा है हमें ये बताना है। तो ये है पिंथोर लैंगटिन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन कुछ और पढ़ के देखते हैं। जैसे सारूतारू कहाँ प्रेजेंट है, सारूतारू है आसाम में, तो ये है, ये मुझे पता है सारूतारू जो है आसाम में है, तो बी का 3। अब हम देखते हैं बी का 3 किस में है, डी में है और सी में है बी का 3। अब एक और देखते हैं, ए का तो समझ में नहीं आया। अब है कुच्छई कहाँ पे प्रेजेंट है, कुच्छई है उड़ीसा में, सी का है 5, तो कुच्छई है उड़ीसा में, और सी का 5 किस में है, जिसमें डी का 5 इसमें सी का 5 है, सी का 5 है उड़ीसा है कुच्छई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुच्छई है उड़ीसा में। फिर है नेपचिक जो है वो मणिपुर में है, नेपचिक मणिपुर में है, और ई का है 1 जो है पांडुरंजन दिबी, ये वेस्ट बंगाल में है, तो हमारा पिंथोर लिंगस्टीन हो जाएगा मेघालय में। अजीब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द चालकोलिथिक एज, इनमें से चालकोलिथिक एज हम किसे बोलते हैं, कॉपर एज वाला जो टाइम था वहीं जो है उसी को बोला जाता है चालकोलिथिक एज। इन चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। पता है चालकोलिथिक एज में जो महाराष्ट्र में जो साइट है वहाँ पे लोग क्या करते थे, वो अपने जो मुर्दे थे फैमिली वाले उनको क्या करते थे, बरी करते थे, लेकिन एक डायरेक्शन थी, स्पेसिफिक डायरेक्शन, सबके घर में उसी डायरेक्शन में उनको बरी करते थे, घर के अंदर ही फ्लोर पे उन्हें बरी करते थे। तो वो डायरेक्शन कौन सी थी, वो क्या करते थे, नॉर्थ साउथ पोजीशन में मिले हैं। जैसे घर की डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर घर
ईस्ट फेस कर रहा हो, वेस्ट फेस कर रहा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पिट जो है बनाते थे और उसमें उनको बरी करते थे। आंसर है ए। फिर है नवदतोली वाज एक्सकवेटेड बाई, जो नवदतोली है वो इनमें से किसने एक्सकवेट किया, तो वो एक्सकवेट किया था H.D. संकालिया ने। विच स्टेट, इन विच स्टेट नवदतोली इज लोकेटेड, इनमें से नवदतोली जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नवदतोली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। द ओकरे कलर्ड, ओकरे बोलते हैं गेरू को, ओकरे कलर्ड रेड कलर्ड जो पोट्री वाज जो क्रिश्चियन इनमें से कहाँ पे जो ओकरे कलर्ड जो पेंटिंग या पोट्री है वो सबसे पहले मतलब कहाँ पे मिलती है ज़्यादातर, तो वो हस्तिनापुर वाला एरिया, जो यूपी हस्तिनापुर है ना, वहाँ पे मिली। फिर गणेश्वर द प्री हरप्पन चालकोलिथिक साइट, गणेश्वर जो है प्री हरप्पन चालकोलिथिक साइट है। विच सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट्स इन हरप्पन साइट, तो ऐसी साइट है, प्री हरप्पन साइट है, मतलब पहले से अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो हरप्पन साइट के लिए, इनमें से कौन सी हरप्पन साइट के लिए जो कॉपर जो सप्लाई है, मतलब रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो करती थी, तो वो करती है राजस्थान के लिए। ये गणेश्वर जो है राजस्थान में ज़्यादातर चालकोल जो कॉपर वाला जो चीज़ें हैं वो राजस्थान में ही मिलती हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट पेंट देयर पॉटरी, इनमें से कौन सा जो कल्चर है उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पोट्रियों ने पेंट करना शुरू किया था, तो वो थे चालकोलिथ। ये जो कल्चर वाले थे, यानी कि चालकोलिथिक जो एज थी वो सबसे पहले अपनी पोट्री को पेंट करने लगे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथ साइट्स डज नॉट फॉल इन दी गोदावरी परवारा सिस्टम, मतलब गोदावरी वाला जो एरिया है ना, गोदावरी बहुत बड़ी रिवर है, तो ये बोलते हैं कि गोदावरी वाला जो एरिया है उसके जो सिस्टम है उसमें कौन सी साइट ऐसी है जो चालकोलिथिक साइट है लेकिन वो उसके आसपास नहीं पड़ती है, तो वो कौन सी साइट है, तो वो है नवदतोली मध्य प्रदेश वाला एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो नॉट ट्रू, देखो ये नॉट ट्रू वाला फंक्शन है, तो इनमें चालकोलिथिक के बारे में, दे वर प्राइमरीली कम्युनिटीज इन द हिली एंड रिवराइन एरियाज, वो हिली या फिर रिवराइन एरिया में रहने वाली कम्युनिटी थी। ठीक है, पहली बात, ये बाद में देखेंगे कि ठीक है कि गलत है। दूसरा, दे मोस्टली यूज्ड स्टोन एंड कॉपर ऑब्जेक्ट एंड ओकेजनली लो ग्रेड ब्रॉन्ज, देखो वो रिवर राइन में रहते थे, नदियों के पास सिंधु घाटी में रहते थे वो, है ना, सिंधु घाटी में रहते थे, और वो गोदावरी के आसपास रहते थे, बेसिन के आसपास रहते थे, तो पहला तो ठीक हो गया। बी क्या है, दे मोस्टली यूज स्टोन एंड कॉपर, क्योंकि चालकोलिथिक ऐसी तो कॉपर और स्टोन यूज करते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ देम अपीयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर, वो ब्रॉन्ज हड़प्पन जो कल्चर है उसके बाद वो ज़्यादातर अपीयर हुए हैं, उनकी जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने चालकोलिथ बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू द गंगा यमुना दोआब, वो गंगा यमुना का जो दोआब है, यानी कि ये यमुना है यहाँ और ये गंगा जा रही है, ये यमुना ऐसे जा रही है, तो वो इस दोआब में ही सिचुएटेड थे, नहीं वो पता नहीं कहाँ कहाँ थे, वो बहुत दूर तक फैले हुए थे, वो साउथ में भी थे, वो महाराष्ट्र में भी थे, वो हर जगह प्रेजेंट थे। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हो गया सबसे गलत। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक कल्चर, इनमें से इनके बारे में बताना है हमें। द पीपल ऑफ नियोलिथिक चालकोलिथ कल्चर यूज्ड स्टोन इम्प्लीमेंट्स, वो स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे जो चालकोलिथ और ये कल्चर वाले, ठीक है, वो करते थे यूज़। द पोस्ट हड़प्पन साइट रिप्रेजेंट्स, ये ठीक हो गया, द पोस्ट हड़प्पन साइट रिप्रेजेंट द नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर आउट नंबर दोज द प्री हड़प्पन, अब जो पोस्ट हड़प्पन जो साइट्स थी रिप्रेजेंट करती थी नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर को और प्री हड़प्पन को, ठीक है, वो करते थे रिप्रेजेंट, उन्हीं का तो पार्ट था चालकोलिथिक, वो पोस्ट हड़प्पा के बाद भी है, प्री हड़प्पा के बाद पहले भी है। सम इम्पोर्टेंट साइट्स रिप्रेजेंट दिस कल्चर ऑफ अहार, गिलुंड एंड बलाथल, जो इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है ना वो ये अहार है, गिलुंद है और बलाथल है, हाँ है, ये तीनों साइट है, तो इसका आंसर हो गया ए, तीनों के तीनों जो हैं वो परफेक्ट है, सही है आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू स्टोन कॉपर एज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो स्टोन कॉपर एज के लिए ट्रू है, तो स्टोन कॉपर एज तीनों के लिए, द कॉपर कल्चर हैज़ एन एसेंशियल अर्बन बैकग्राउंड, जो कॉपर कल्चर है एसेंशियल अर्बन बैकग्राउंड है, एसेंशियली नहीं है यार, अर्बन कैसे हो गया, मतलब थी उनके पास पर एसेंशियली थोड़ी था, तो ये गलत हो गया, तो जिसमें वन है उसे हटा देंगे, ऑल ऑफ द अबव में भी वन है, इसमें भी वन है, तो आंसर बन गया सी, बाकी पढ़ भी लेते हैं।
people of this age were familiar with the art of writing. They used to live in the cities. ओह cities में रहते थे, गलत हो गया। अब ये दोनों ठीक है। People were not aware about the art mixing with the copper and thus for was stronger useful metal called bronze. तो forging करते थे वो इसकी, तो ये दोनों ठीक है। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ये हो गया सेकंड और थर्ड, फर्स्ट हो गया गलत, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, वो फूड प्रोड्यूस करते थे। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्ट, हाँ क्योंकि उन्होंने बच्चों की बहुत सारी ग्रेव मिली है, तो ये ठीक हो गया सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाउंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दक्कन यानी कि साउथ में द फर्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट अपीयर्ड इन दी लेट जोरवे चालकोलिथिक फेज। जोरवे चालकोलिथिक बोला जाता है 900 BC से 800 BC के बीच में मिला है सबसे पहले, तो ये है। अब ऐसी चीज़ को गलत करना तो बहुत मुश्किल है, तो ये हो गया ठीक। द साइट ऑफ डेक्कन सच एज नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, है ना, और प्रकाश सोन कॉन्टिन्यूटी बिटवीन दी आयरन फेज एंड दी चालकोलिथिक फेज। ये मैंने पढ़ा, इनाम गांव जो है वो चालकोलिथिक फेज की और आयरन फेज की जो कॉन्टिन्यूटी है वो दिखाता है, तो ये भी हो गया ठीक, ये हो गया सी। बोथ आर द करेक्ट। अब असर्शन और स्टेटमेंट का आ गया रीजन वाला। द इंटरनल पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट एंड ए बुरियल प्रैक्टिस। इंटरनल पैटर्न जो है सेटलमेंट और बुरियल प्रैक्टिस में सजेस्ट द बिगनिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटीज इन दिस चालकोलिथिक सोसाइटी। जो बुरियल पैटर्न्स है ना उनमें पता चलता है, जैसे अलग अलग टाइप की ड्वेलिंग है। बुरियल प्रैक्टिस में कैसे होता है, सोसाइटी में डिवीजन, किसी के पास ज़्यादा ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज़्यादा सामान मिला है, तो ये मिला है, इस टाइप से था, तो ये तो हो गया ठीक। रीज़न क्या है, द चीफ लिविंग इन द रेक्टेंगुलर हाउस एंड हिज किन्समैन्स यूज टू डोमिनेट अदर्स हु लिव्ड इन दी राउंड हट्स। तो उसके जो आदमी होते थे, मतलब किन्समैन जो होते थे, जो मुखिया होता था वो चकोर हाउस में रहता था, और वो छोटे छोटे गोल हट्स में, जो ऐसी हट्स होती है ना, इस टाइप से जो हट्स होती हैं वो इनमें रहते थे, इस टाइप की हट्स में रहते थे, तो ये दिखाया है। और इसका कारण यही है कि उनकी जो पीट्स होती थी वो भी ऐसे टाइप की होती थी, यानी कि उनको जैसे जो मर जाता था इस टाइप से बड़ा, तो ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो बुरियल प्रैक्टिसेस में तभी तो डिफरेंस हो गया ना, इसी से पता चला कि भाई हाँ ये इसका घर था, ये इसका घर था, और वो उसको डोमिनेट करते थे, जो भाई राउंड हाउसेस में जो रहते थे उनको। अब हमें आ गया है, इनको मिलाना है। मैच द फॉलोइंग चालकोलिथिक एज साइट्स यूजिंग द गिवन कोड्स। अब ये गिवन मैच करना, भाई हमें इनमें से जो चालकोलिथिक साइट है वो कौन सी सही से मैच हो रही है। तो सबसे पहले बनास, बनास कहाँ पे है, बनास है राजस्थान में, ठीक है करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। ए का 3 किस में, 2 में है, तो ये तो दोनों गई। अब ए का 3 इसमें, इसमें। अब दूसरा देखते हैं, कया था, कया था जो है, कया था है मध्य प्रदेश में, इसका हो गया 1, वी का 1, तो आंसर हो गया बी, इसका आंसर है बी। और थर्ड क्या है, नेवासा, ये जो है महाराष्ट्र में। मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है, मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है जो फ्रैक्शनल बुरियल है, बुरियल करते थे, फ्रैक्शनल जो बुरियल है मतलब जलाना, वो मतलब पार्शियली जलाना, कुछ जला कुछ सही है। तो ये होता था मतलब पार्टली ऐसे दबाना कुछ, ठीक है, किसी को मर गया तो बंद, किसी को मतलब ऐसा नहीं था कि सब जो भी जिसकी भी डेथ हो रही है उसे ही ऐसे बुरियल करेंगे, ऐसा नहीं था, किसी किसी को। फिर है कंप्लीट जो एक्सटेंडेड बुरियल होता था, ये होता था ईस्ट इंडियन चालको, ये हुआ आसाम के में जो मिले हैं इनको बरियल स्टेशन, वहाँ पे मिला है ईस्ट इंडियन, तो इसका हो जाएगा ए का 4। ए का 4 2 में है, चलो ये भी गया, ये भी गया, तो ए का हो गया 4, इसमें भी ए का 4 है। अब और देखते हैं, अब है कंप्लीट जो एक्सटेंडेड ब्यूरियल है, जो कंप्लीट एक्सटेंडेड ब्यूरियल था ये कहाँ पे होता है, ये होता है साउथ इंडियन जो चालकोलिथिक एज है वहाँ पे होता था, तो बी का हो गया 3, बी का 3, ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर है वैसे डी, लेकिन डेड बॉडी इन नॉर्थ साउथ पोजीशन, ये महाराष्ट्र में हमने देखा, जो डेड बॉडीज होती है ना नॉर्थ साउथ में, महाराष्ट्र में करते हैं नॉर्थ साउथ पोजीशन में, ऐसे घर के अंदर, घर किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्थ साउथ पोजीशन में उन्हें अपने फ्लोर के अंदर दबाना, तो ये हो गया वेस्ट चालकोलिथिक। और फिर डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोजीशन, ये हो, ये डी का 1 है, इसका मैंने गलत लगा दिया, तो ये महाराष्ट्र में, और ये हो गया डेड ईस्ट वेस्ट पोजीशन में, वेस्ट इसमें। चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ से गड़बड़ गया, महाराष्ट्र था, मैं सही लगा रही थी, मैंने यही छोड़ दिया था, ये हो गया महाराष्ट्र, और ईस्ट वेस्ट वाले हैं वेस्ट इंडियन में। देखते हैं, कंप्लीट एक्सटेंडेड बी का 3 था, मैंने उल्टे मिला बताया सही,
मिलाया गलत, तो ये होगा ऐसे, ठीक है। सी का हो जाएगा 2, सी का है 2, सी है ये साउथ। चाल को थी, अरे क्या खिचड़ी बना दी, इसको हटाओ, दोबारा से लगाते हैं। देखो सबसे पहला हमें पता है कि डेड बॉडी जो नॉर्थ साउथ पोजीशन में थी महाराष्ट्र में, ठीक है। डी का इस एक में ही था, वैसे इसी से काम चल जाता। फंक्शनल ब्यूरियर कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। सी जो है डेड बॉडी ईस्ट वेस्ट कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं इसमें, और कंप्लीट ब्यूरियल करते हैं वेस्ट साउथ।